Hi everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 29 जनवरी 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर हैं यानी कि द हिंदू न्यूज़पेपर उसमें से आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो अपने इंडिया में वन डे एग्ज़ाम, स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, ये आर्टिकल उन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, मैप में जाकर पहले आज आपको क्या देखना है, ब्राज़ील देखना है कि मैप में कहाँ पर है। तो जो कि हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट की है कि आपको डेली क्या करना है, मैप में जाकर जो भी प्लेसेस न्यूज़ में होंगे आपको देखनी है वो किस के साथ बाउंड्री शेयर करती है, उसके आसपास कौन से ओशन है या रिवर है, वो सभी आपको क्या करनी है, देखने और कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो इस वीडियो जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए हुए हैं वो क्या है, फर्स्ट आर्टिकल है कि जो अभी क्या है, अजीत पवार है जो कि डिप्टी सीएम थे कहाँ के, महाराष्ट्र के, उनका क्या हुआ है, जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया है जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड आर्टिकल हमारा है वो क्या है कि चाइना क्या कर रहा है, जो ब्राज़ील की सोयाबीन है उसको इम्पोर्ट करेगा। तो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि वो क्यों ब्राज़ील की सोयाबीन को इंपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारा थर्ड आर्टिकल है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, थर्ड आर्टिकल में क्या है, एक INOS यानी कि इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम यानी कि एक इसके बारे में बताया गया है कि इन्होंने क्या किया है, एक अपने स्क्वाड्रन को डिपार्ट किया है बेलवान से। तो इसके बारे में हम IONS के बारे में डिस्कस करेंगे कि IONS क्या होता है। तो जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है कि कल क्या हुआ था कि जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो क्या थे, मुंबई टू अपने होम टाउन वो जा रहे थे। उनका होम टाउन कहाँ पर था, बारामती में उनका होम टाउन था। तो वो क्या कर रहे थे, एयरक्राफ्ट में बैठकर जो अपने मुंबई टू बारामती के लिए रवाना हुए थे। लेकिन कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ किस वजह से उनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया, बट ये बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंचने से पहले यानी कि 10 मिनट का रास्ता रह गया था, उससे पहले उनका जो प्लेन था वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो उनके जो प्लेन में जो व्यक्ति थे वो टोटल कितने, 5 मेंबर थे। तो फर्स्ट थे अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के क्या थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। एंड सेकेंड इज विदीप जाधव जो कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे किसके, अजीत पवार के। एंड सेकेंड इज कैप्टन सुमित कपूर जो कि क्या थे, पायलट थे। एंड फोर्थ इज कैप्टन संभावी पाठक जो कि को पायलट थे। एंड फिफ्थ इज पिंकी माली जो कि क्या थे, फ्लाइट अटेंडेंट थे। तो ये क्या थे कि जो अभी क्रैश हुआ है अजीत पवार का जो प्लेन, उसके अंदर 5 मेंबर थे जिनकी क्या हो, मौके पर ही डेथ हो गई है। तो ये पूरा बताया गया है कि कैसे अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आए हैं कि उनका जो प्लेन था वो कैसे क्रैश हुआ है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, महाराष्ट्र के, उनका भी एयर क्रैश हो गया है जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही क्या हो गई, डेथ हो गई है। तो उसके अंदर जो उसके अदर 4 मेंबर थे उनकी भी क्या हो गई, मौके पर डेथ हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है वो वो क्या है। तो हमारा जो सेकंड आर्टिकल है वो GS1 यानी कि जो भी हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड कोई एक तरह से देखा जाता है कि कोई फील्ड वगैरह है, कोई क्रॉप वगैरह है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारी सोयाबीन है क्या है कि चाइना टू फेवर ब्राजीलियन सोयाबीन इंपोर्ट इन H1 यानी कि जो चाइना है वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। क्या इंपोर्ट कर रहा है, सोयाबीन। किस टाइप की सोयाबीन, जो कि ब्राजील में क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। तो ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि जो चाइना है वो पहले क्या करता था, USA से इंपोर्ट करता था सोयाबीन को। लेकिन हाल फिलहाल क्या हो रहा है कि जो USA है वो क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट पर क्या कर रहा है, टैरिफ को दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो उसने क्या किया है, जो चाइना है जो कि इंपोर्ट करता था सोयाबीन को कहाँ से, USA से। तो जो USA की सोयाबीन थी वो क्या हो गई, एक्सपेंसिव हो गई, जिसकी वजह से चाइना ने क्या कर दिया कि वो USA से क्या करेगा, जो सोयाबीन है उसको क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा, कि वो ज़्यादा इंपोर्ट तो करेगा लेकिन क्या करेगा, उसको कम करेगा। कि बिकॉज ऑफ अगर वो बिल्कुल ही वहां से कट ऑफ कर देता है तो इससे क्या होगा, जो USA और चाइना के रिलेशन है वो क्या हो जाएंगे,
खराब होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपने जो सोयाबीन को इंपोर्ट कर रहा है उसको थोड़ा कम लेके आ रहा है। और वो कहाँ से खरीदना स्टार्ट कर रहा है, उसको ब्राजील से वो क्या कर रहा है, चाइना इंपोर्ट ज़्यादा करेगा सोयाबीन को। तो इसमें बताया गया है कि जो टैरिफ है जो यूएसए ने लगाए हैं वो कितने हैं, 13% सोयाबीन पर लगाए हैं। और जो अगर हम ब्राजील की देखते हैं तो ब्राजील ने जो सोयाबीन के ऊपर ड्यूटी वगैरह है वो कितने लगा रखी है, 3% लगा रखी है, जिसकी वजह से जो ब्राजील की सोयाबीन है उसके जो प्राइस हैं वो क्या है, यूएसए के प्राइस से क्या है, कम है। तो इसलिए जो चाइना है वो क्या कर रहा है, यूएसए जो सोयाबीन को ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है ब्राजील से। तो इसके आर्टिकल में यही बताया गया है कि वाई जो यूएसए है उसकी सोयाबीन को ब्राजील चाइना क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो सोयाबीन के रेट हैं यूएसए के वो क्या है, ब्राजील की सोयाबीन से ज़्यादा महंगे हैं। तो इसकी वजह से जो चाइना है वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है सोयाबीन ब्राजील से। तो आर्टिकल में यही बताया हुआ था। तो हम जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि वो क्यों नहीं यूएसए से, क्यों नहीं वो एक तरह से ब्राजील से क्यों इंपोर्ट कर रहा है। तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सिलेबस है उसमें जो है क्रॉप इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, सोयाबीन। तो हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि सोयाबीन के बारे में। तो जो हमारा सोयाबीन है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ग्लाइसाइन मैक्स। तो इसका साइंटिफिक नेम है, ये एक तरह से क्या है, हमारी खरीफ ऑयल सीड क्रॉप है, जो कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 89% जो कंट्रीब्यूट करता है सोयाबीन में वो कौन है, एमपी एंड महाराष्ट्र, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया को प्रोडक्शन में, किसकी, सोयाबीन की, कितना, 89% है। इसके लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए सोयाबीन को क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए वो कितना है, 26 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें क्या करना है, चाहिए होता है इसको उगाने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो सोयाबीन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो सोयाबीन है वो एक तरह से येलो गोल्ड का काम करता है, मींस एक तरह से ये क्या करता है, एडिबल ऑयल और प्रोटीन हमें क्या करता है, देता है। जिस सोयाबीन के अंदर 40% प्रोटीन होता है एंड 20% ऑयल होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस है। दूसरा हम देखते हैं कि जो इसका एक तरह से जियोग्राफी हमारा जो इंडिया है उसमें क्या है। तो इंडिया में क्या है, ये क्या है, मेजर प्रोड्यूसर हैं, कौन कौन से हैं हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, एमपी एंड महाराष्ट्र। पर सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है इंडिया के अंदर सोयाबीन को वो कौन है, मध्य प्रदेश, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोयाबीन कैपिटल भी बोलते हैं। और जो एमपी में भी उज्जैन एक तरह से की एरिया है किसका, जो कि प्रोड्यूस करता है सोयाबीन को। तो उसके बाद जो है हमारे सोयाबीन को प्रोड्यूस करने वाले स्टेट इंडिया के वो है महाराष्ट्र, राजस्थान। ये हमारे क्या है, टॉप प्रोड्यूसर हैं जो कि सोयाबीन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एंड थर्ड इज द क्लाइमेट कंडीशन, की जो हमारा सोयाबीन है उसको उगाने के लिए क्लाइमेट कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारी क्या है, खरीफ क्रॉप है, जिसे उगाने के लिए कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और वेल ड्रेन सॉइल हमें क्या चाहिए इसे उगाने के लिए। उसके बाद हम अगर इसका करंट इशू देखते हैं कि अभी इसके में कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, तो इसमें क्या है, जो एमपी और महाराष्ट्र के जो फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, कि सोयाबीन के ऊपर एमएसपी हम उन्हें मिलनी चाहिए। उसके बाद जो हम देखते हैं कि इसकी पॉलिसीज और इंपोर्ट में कोई दिक्कत वगैरह है या नहीं, कि जो इंडिया है वो क्या करता है कि सोयाबीन को एक्सपोर्ट भी करता है और साथ में इंपोर्ट भी करता है। तो इंपोर्ट का जो एक तरह से देखते हैं कि जो गड़बड़ी हो रही है वो क्या है, कि जो इंडिया इंपोर्ट करता है सोयाबीन को, वो इंपोर्ट क्या करता है कि लो लेवल पर, यानी कि जो उसके प्राइस है वो क्या होती हैं, कम होते हैं, जो इंडिया की क्या होती है, जो सोयाबीन होती है उसके कंपैरिजन में। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लो प्राइस में इंपोर्ट करेंगे सोयाबीन को, तो उससे क्या होगा, जो इंडिया के प्राइस हैं वो उस सोयाबीन के रेट से ज्यादा हैं। तो ये जो इंडिया के पीपल हैं वो क्या करेंगे, उस लो लेवल, उस लो प्राइस की सोयाबीन को खरीदेंगे, जिससे जो इंडिया की सोयाबीन है वो कहीं ना कहीं कहाँ जाएगी, क्राइसिस में चली जाएगी। इसे कोई भी खरीदेगा नहीं। जब उसे कोई खरीदेगा नहीं तो जो इंडिया के फार्मर हैं उनको क्या होगा, लॉस होगा। तो यही क्या है कि जो अभी क्या है पॉलिसीज और इंपोर्ट में जो एक तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो क्या हो रही हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं चीप प्राइस में। तो उसके बाद हमारा क्या है, तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया है कि ये क्या है, एक जो हम 2026 इसको बना रहे हैं ईयर ऑफ सोए के रूप में।
तो हम इसमें देखेंगे कि जो सोयाबीन है, अभी हमने डिस्कस किया है कि सोयाबीन का नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स है, हमें इसके लिए क्या क्या हमें ग्रोइंग के लिए इसकी कंडीशन होनी चाहिए, हमने पूरा डिस्कस किया। जो यूपीएससी के एग्जाम में अभी 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि किस पर था, मैं यहाँ पर लगाना भूल गई। तो जो क्वेश्चन था वो था पपाया पे, यानी कि इसमें पूछा गया यूपीएससी का 2025 का जो PYQ था, उसमें पूछा गया था, प्री में आया था कि जो पपाया है वो कहाँ का नेटिव है, यानी कि पपाया जो सबसे पहले कहाँ से इसको लेकर आया गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है सोयाबीन के लिए कि जो सोयाबीन है उसका नेटिव क्या है। तो जो सोयाबीन का नेटिव है वो क्या है, ईस्ट एशिया एंड चाइना, यानी कि ये जो सबसे पहले इसको उगाया गया था सोयाबीन को, वो कहाँ पर, ईस्ट एशिया में इसको उगाया गया था। तो हमने पूरा डिस्कस किया है कि जो सोयाबीन होता है उसके अंदर प्रोटीन और ऑयल होता है। प्रोटीन 40% यानी कि 41% होता है, और जो ऑयल होता है वो कितना होता है, 25% होता है। और उसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट होता है वो लो होता है, कोलेस्ट्रॉल और लैक्टोज फ्री होता है। ये पूरा का पूरा हमने देखा। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा सोयाबीन है वो किस किस के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक इसके अंदर हाई प्रोटीन होता है, तो अगर किसी में प्रोटीन की कमी है तो उसे क्या एक तरह से सलाह दी जाती है कि वो सोयाबीन को ज्यादा खाए। उसके अंदर इसके अंदर कुकिंग ऑयल, ह्यूमन फूड्स लाइक टोफू, सोया मिल्क, सोया सॉस एंड मीट अल्टरनेटिव प्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सच एज बायोडीजल, पेंट, प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल, ये सभी क्या हैं इसके यूज्ड हैं, जिसमें हम इसको सोयाबीन को यूज करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि जो फूड है उसको हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कंज्यूम इसमें हम जैसे सोया नट्स के रूप में इसको खा सकते हैं, सोया स्प्राउट्स के रूप में इसको खा सकते हैं। दूसरा इसके अंदर डेयरी अल्टरनेटिव है, तो इसमें क्या है, सोया मिल्क एंड सोया योगर्ट एंड सोया चीज, इसके रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड इज द कि जो प्रोटीन सोर्सेज हमें इससे क्या मिलते हैं, हमें प्रोटीन मिल सकते हैं, इसको हम एक तरह से प्रोटीन के रूप में इसको खा सकते हैं। एंड फोर्थ इज द फ्लेवरिंग, यानी कि अगर हमें फ्लेवर के रूप में इसे खाना है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, सोया सॉस बना सकते हैं। तो हम इसके लिए ये इसके क्या हैं, यूजेस हैं किसके, जो हमारा सोयाबीन है। तो अब हम देखते हैं कि जो सोयाबीन के बेनिफिट क्या है। सबसे पहले इसके अंदर फैट बहुत कम होता है, नो कोलेस्ट्रॉल है, और ये क्या हमें फाइबर भी देते हैं, और साथ में ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो ये हमने देखा कि जो सोयाबीन है वो कैसे कैसे हमारे लिए यूजेबल है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो इंडिया है कि उसके अंदर जो सोयाबीन है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो इंडिया है उसके अंदर जो हमारा, अगर उससे पहले एक बार हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड में सोयाबीन की एक तरह से स्थिति है वो क्या है। तो जो सोयाबीन प्रोडक्शन है वर्ल्ड में वो क्या है कि नंबर 1 जो सोयाबीन का प्रोड्यूस करता है जो कंट्री है वो कौन है, ब्राजील। अभी हमने देखा कि जो चाइना है वो सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करेगा सोयाबीन वो कहाँ से करेगा, ब्राजील से करेगा। तो और सेकंड जो हमारा प्रोड्यूसर है वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट है, यानी कि यूएसए है। एंड थर्ड इज अर्जेंटीना, एंड फोर्थ इज चाइना, एंड फिफ्थ इज इंडिया। तो अगर हम देखें कि सोयाबीन में हमारी जो इंडिया की स्थिति है, जो प्रोड्यूस करता है सोयाबीन, वो कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे, और नंबर 1 पे कौन है, ब्राजील है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमने देखा कि 5th नंबर पर तो हाँ जो इंडिया है वो प्रोड्यूस करता है सोयाबीन। अब हम देखेंगे कि जो इंडिया में कौन कौन सी स्टेट है जो कि सोयाबीन को प्रोड्यूस करते हैं। तो नंबर 1 पर जो सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सा देश, वो कौन सा स्टेट है, एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश है, जो कि 54.7% सोयाबीन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सॉरी 54.72 मैट्रिक टन, उन्होंने बोला ना लाख मैट्रिक टन में प्रोड्यूस करता है एमपी। एंड सेकंड इज महाराष्ट्र, एंड थर्ड इज राजस्थान, एंड फोर्थ इज कर्नाटका, एंड फिफ्थ इज गुजरात। तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है जो कि हमें याद करनी है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में या अदर जो हमारे वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूरी सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि सीक्वेंस बताइए, कि ये आपको सीक्वेंस दे देंगे, इनको एक तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए कि जो प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं सोयाबीन के, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से स्टेट थे जो कि इंडिया में क्या करते हैं, सोयाबीन को प्रोड्यूस करते हैं। तो नंबर 1 पर एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक एंड गुजरात। तो ये हमारा पूरा का पूरा था किसमें, एमपी, सॉरी सोयाबीन के जो इंडिया में ग्रो करते हैं सोयाबीन को। तो ऐसे ही हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड के थे। तो ब्राजील, यूएसए, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, ये पूरी क्या थी, हमारी लिस्ट थी। तो हम देखेंगे कि क्या पीवाईक्यू ऐसे कुछ बनते हैं। अभी मैंने बताया, मैं यहाँ पर लगाना भूल गई कि पपाया पिछले यानी कि 25 में पूछा गया था यूपीएससी में प्री एग्जाम में, कि जो पपाया है वो कहाँ किसका नेटिव है। ऐसे ही इसको पूछ लिया जाएगा कि जो सोयाबीन है वो कहाँ का नेटिव है, ईस्ट एशिया का। तो अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था,
ये आई थिंक 2020 या 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, यानी कि ये आपको प्लांट्स दे दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। तो ये कितने प्लांट दिए हुए हैं, 6 प्लांट दिए हुए हैं। तो इसमें से जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है वो कौन सा है, अल्फाल्फा, चिकपिया एंड क्लोवर। तो ये हमारे क्या है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे 3 है जो कि करेक्ट है। तो इसका आंसर जो सही है वो कौन सा है, ये फर्स्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, 1, 3 एंड 4, ये हमारे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं। तो वो हम इसमें ये हमारा पूरा सेकंड आर्टिकल था जो कि किसके ऊपर था, सोयाबीन के ऊपर था, कि जो चाइना क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, कहाँ से, ब्राजील से। तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा थर्ड आर्टिकल है वो क्या कहता है। थर्ड आर्टिकल कहता है कि इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रॉन डिपार्ट बेलावन रीइंफोर्सेस मैरीटाइम विद इंडोनेशिया, यानी कि जो इंडियन नेवी है उन्होंने अपना जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रॉन है उसको डिपार्ट कर दिया है, कहाँ से, यानी कि रवाना कर दिया है, कहाँ से, बेलावन से। किस लिए रवाना किया है, कि वो क्या करे, जो इंडोनेशिया है उसके साथ जो मैरीटाइम संबंध है उसको और ज्यादा क्या करे, मजबूत कर सके। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से आर्टिकल था। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, एक तरह से IONS। IONS मीन्स क्या है, कि द इंडियन नेवी ओशियन नवल सिंपोजियम, यानी कि एक तरह से ये हमारी क्या है, एक तरह से संगठन बना हुआ है, किसका, द इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। यानी कि एक तरह से समझ में आता है कि जो हमारा जो ओशियन नेम है, हमारा इंडिया पहला देश है जिसके नाम पर क्या रखा गया है, ओशियन, यानी कि जो हमारा हिंद महासागर है जो कि किसके नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशियन, इंडिया के नाम पर इसका नामकरण किया हुआ है। तो ऐसा सच कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम रखा गया है। तो ये इंडियन ओशन है जो कि हमारे इंडिया के नाम पर इसका नामकरण किया हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो द इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम है वो क्या है। तो एक तरह से ये क्या है, वॉलंटियर इंक्लूसिव इनिशिएटिव है, यानी कि क्या है, एक तरह से इसको क्या गया है, इनिशिएटिव किया गया है, कैसा, वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब स्वैच्छिक से, कोई गवर्नमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये कितने जितने भी हमारे नेवी हैं उन्होंने मिलकर क्या है, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। कब से स्टार्ट किया था इसे, इंडियन नेवी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था इनिशिएटिव को, कब, 2008 में, 2008 के 2008 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। दूसरा इसके अंदर बताया है किस लिए इसको लॉन्च किया गया था, जो मैरीटाइम कॉर्पोरेशन सिक्योरिटी डायलॉग अमंग लिटरल स्टेट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, यानी कि जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है उसके अंदर कोई मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, यानी कि हमें कोई समुद्र के लिए काम करना है, उसकी सिक्योरिटी, यानी कि जैसे कि पायरेसी, यानी कि कोई लुटेरे वगैरह आ जाते हैं जो कि जो हमारे शिप होती हैं उनको लूटते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने इसको लेकर आए हैं। साथ में जो लिटरल स्टेट है, यानी कि जो इंडिया के जो नीचे साइड में जो हमारे एक तरह से जो समुद्र के किनारे जो स्टेट है उनके प्रोटेक्शन के लिए हम इसको लेकर आए हैं, किसको, द इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम को। तो इसके अंदर यही बताया गया है। अभी क्या है कि जो इंडिया है वो इसकी, यानी कि IONS की क्या कर रहा है, इसको चेयर कर रहा है। कब तक चेयर करेगा इसको, 25 से लेके 27 तक। हम डिस्कस करेंगे कि चेयरमैनशिप कैसे कैसे करते हैं। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, IONS का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टू प्रमोट शेयर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इशू, यानी कि जो हमारे समुद्र में विवाद वगैरह होते हैं, कोई भी सुरक्षा वगैरह के लिए कुछ भी काम करना है तो वो कौन एक तरह से उसको समझेगा या फिर देखेगा, वो कौन है, IONS है। अब हम देखते हैं कि जो IONS है इसके अंदर कितने टोटल मेंबर हैं। तो IONS के अंदर टोटल देखें तो 34 मेंबर हैं, बट इसके अंदर जो 25 हैं वो तो मेंबर हैं, मेंबर नेशन है, बट अदर जो 9 बचे हैं वो क्या है, इसके ऑब्जर्वर नेशन है, यानी कि इसके एक तरह से परमानेंट मेंबर नहीं बने हैं, बट वो ऑब्जर्वर नेशन है, यानी कि वो भी एक तरह से देखेंगे कि उसको बाद में मेंबर बनाना है या नहीं बनाना है। तो टोटल देखते हैं अगर इसके स्ट्रक्चर में 34 मेंबर है। दूसरा इसका इनॉग्रेल सेशन देखते हैं, तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था, 2008 में, कहाँ पर, न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया में ही। कब इसको लॉन्च किया गया था, फरवरी के महीने में। तो ये हमारा क्या था, आर्टिकल था। दूसरा हमने देखा कि इसके अंदर जो मेन इसका लेकर आए हैं वो किस लिए, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए इसको लेकर आए हैं। तीसरा लास्ट इज सिग्निफिकेंस इसका क्या है, कि जो हम एक तरह से अलाइन विद इंडिया सागर, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि जो भी हमारे मैरीटाइम में सभी रीजन है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हम इसको एक तरह से लेकर आए हैं। तो ये हमारा क्या था,
इसकी एक तरह से स्ट्रक्चर था किसका, आईओएनएस का। अभी हम इसके अंदर जो मेंबर हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि 34 मेंबर हैं, जिसमें से 25 तो परमानेंट मेंबर हैं एंड 9 क्या है इसके ऑब्जर्व मेंबर हैं। तो उन्हीं मेंबर को क्या किया गया है, 4 सब रीजन में इनको डिवाइड किया गया है। वो रीजन जो हमने 4 सब रीजन है वो कौन कौन से हैं, साउथ एशियन लिटरोल, वेस्ट एशियन लिटरोल एंड थर्ड इज द ईस्ट अफ्रीकन लिटरोल एंड फोर्थ इज द साउथ ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन लिटरोल। तो हम इसमें इसको हम डिस्कस करेंगे एक डायग्राम के थ्रू। अब देखते हैं ये क्या है हमारा अफ्रीकन लिटरोल एंड दिस इज द वेस्ट लिटरोल एंड दिस इज द ईस्ट लिटरोल, साउथ लिटरोल एंड दिस इज द ईस्ट लिटरोल। तो ये हमारे क्या है, साउथ ईस्ट लिटरोल। तो ये कितनी 4 सब डिवीजन में इनको डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर जो आते हैं हमारे देश वो कौन से है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव्स एंड केन्या, सोमालिया, कुछ अफ्रीका के देश हैं, साउथ अफ्रीका। ये पूरी की पूरी 34 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। तो ये हमने एक तरह से डायग्राम इसमें लगा दिया है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे कि आप देखते हैं साउथ एशियन लिटरोल में क्या है, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सियाचिल, श्रीलंका एंड वेस्ट एशियन लिटरोल में क्या है, ईरान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत एंड थर्ड इज ईस्ट अफ्रीकन लिटरोल। इसके अंदर जो मेंबर हैं वो क्या है, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, कोमोरोस, दजिबोटी एंड सोमालिया, ये इसके अंदर मेंबर हैं। एंड फोर्थ जो हमारा सब डिवीजन हमने किया है वो कौन सा है, साउथ ईस्ट एशियन, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आता है। तो वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड तिमोर लिस्ते। ये क्या है, इसके अंदर जो कंट्रीज 34 हैं, यानी कि 25, अभी ऑब्जर्व कंट्री बाद में देखेंगे, ये हमारे 25 कंट्रीज हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि जो चेयरमैनशिप करते हैं वो किस प्रकार से आईओएनएस में करते हैं। तो जो चेयरमैनशिप करते हैं आईओएनएस में वो क्या करते हैं, हर साल नहीं करते हैं, रोटेट एवरी 2 ईयर, यानी कि 2 साल बाद रोटेट होती रहती है। तो अभी जो सबसे पहले चेयरमैनशिप की थी वो किसने की थी, इंडिया ने। कब की थी, 2008 टू 2010 तक, यानी कि 2 साल तक चेयरमैनशिप किसके हाथ में थी, इंडिया के हाथ में थी। ऐसे ऐसे करते करते ये क्या हुआ, इन सभी के रोटेट होती रही। लेकिन अभी क्या है, 25 टू 27 जो चेयरमैनशिप है वो किसके हाथ में है, इंडिया, यानी कि इंडिया इसको क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है चेयरमैनशिप किसकी, आईओएनएस की। तो दूसरा इसका जो नेचर है वो क्या है, आईओएनएस का वो क्या है, एक तरह से ये वॉलंटरी इनिशिएटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है पीवाईक्यू में कि जो आईओएनएस है वो किस तरह का इनिशिएटिव है। तो ये किस प्रकार का इनिशिएटिव है, वॉलंटरी इनिशिएटिव है, नॉन बाइंडिंग है, नॉट ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, 9 ऑब्जर्वर कंट्री है। तो वो जो 9 ऑब्जर्वर नेशन है वो कौन से हैं, जर्मनी, चाइना, इटली, जापान, मेडागास्कर, नीदरलैंड, रसिया, स्पेन एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इसके अंदर ये क्या आते हैं, हमारे 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज आती हैं। तो ये हमने क्या है, डायग्राम लगा रखा है जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारी थी आईओएनएस कंट्रीज जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ एक और हमारा इनिशिएटिव आता है, वो क्या है, एक तरह से एसोसिएशन आता है जो जिसका नाम क्या है, IORA। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो ये भी कुछ इसी प्रकार की दिखाई देती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि इसको स्टेब्लिश किया गया था कब, 1997 में, और IONS को स्टेब्लिश किया गया था 2008 में। दूसरा वो जो ONS थी वो कैसी इनिशिएटिव था, वॉलंटरी इनिशिएटिव था, लेकिन ये कैसी है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या था कि नेवी अपनी वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक इच्छा से उस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रही थी। लेकिन इस इनिशिएटिव में क्या है, जो ये एसोसिएशन है इसके अंदर क्या है कि इन सभी देशों की जो इसके अंदर मेंबर हैं उन सभी की देशों की सरकार मिलकर इसको बॉडी को क्या कर रही है, चला रही है। तो दोनों में यही डिफरेंस है हमारा कि जो ये हमारी IOR है एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल एक तरह से एसोसिएशन है। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि जो चेयरमैनशिप है इसकी वो क्या है, इसकी भी चेयरमैनशिप हमेशा क्या करती है, हर 2 साल बाद चेंज होती रहती है। तो अभी जो चेयरशिप है इसकी वो किसके पास है, श्रीलंका के पास है। श्रीलंका इसको क्या कर रहा है, अभी करंट अभी क्या कर रहा है, चेयर कर रहा है। वो कब तक, 25 टू 27 तक इसको चेयर करेगा। तो अब इसमें देखते हैं कि जो मेन फोकस, इसका जो मेन एम है IOR का वो क्या है। तो इसका जो मेन जो IOR का मेन एम है वो क्या है कि ये क्या करेगा, जो रीजनल कोऑपरेशन है उनको देखेगा, एंश्योर मैरीटाइम सेफ्टी, यानी कि जो हमारी समुद्र में जो भी सेफ्टी वगैरह के लिए जो भी काम करना है वो IOR देखेगा। और साथ में क्या करेगा, प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ,
यानी कि साथ में क्या करेगा, जो इकोनॉमी हमें किस प्रकार से ग्रोथ करनी है उसको भी ये देखेगा। तो ये हमारा क्या था, IOR था। तो इसके ऊपर क्या है, PYQ आया हुआ है। तो PYQ किस लिए आया हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि विद द रेफरेंस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके बारे में हमें बताना है कि ये किस प्रकार से है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंटल ऑफ ऑयल स्पिल्स। तो बताया गया है कि जो हम IOR लेकर आए थे वो किस लिए, कि पायरेसी और साथ में जो ऑयल स्पिल होते हैं, यानी कि जो जहाज तेल के भरे हुए होते हैं उनका बाय चांस क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या पायरेसी जो कि जहाज को लूटते हैं उनकी निगरानी, उनको एक तरह से निगरानी के लिए हम इसको लेकर आए थे। तो ये बिल्कुल गलत है, हम इसके लिए नहीं इसको लेकर आए। हम लेकर किसके लिए आए हैं, जो हमारे मैरीटाइम जो एक साइड मैरीटाइम जो सेफ्टी है और साथ में किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसको लेकर आए थे। और जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है कि इट इज अलायंस मिंट फॉर मैरीटाइम ओनली, मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली नहीं, बिकॉज ऑफ इसने सिर्फ लिखा है कि हम इसको सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ही लेकर आए, बिल्कुल भी नहीं, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी लेकर आए हैं। किसको, IOR को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, D, नेदर 1 और नोर 2। तो ये हमारा क्या था, आज के आर्टिकल थे। ये डायग्राम है कि जो कि इसके IONS के मेंबर हैं। तो ये हमारे आज के 3 आर्टिकल थे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।